आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम साइंस हब के ऊपर प्रयास सीरीज का लेक्चर 18 लेके आ रहे हैं। और लेक्चर 18 स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी धनतेरस टू फ्रॉम द कैम साइंस हब फैमिली। आज जो हम लेक्चर 18 के अंदर पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और रिएक्शन कैसे रिएक्ट करता है अमाइन। तो सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा, क्या होगा, बेसिक नेचर के बारे में कि आपका बेसिक नेचर है कैसा नहीं। तो बेसिक नेचर भी पता करने से पहले सबसे पहले अमोनिया की स्ट्रक्चर को देखना होगा। अमोनिया आपका कैसा है, NH3, और उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। अमाइंस की बात करते हैं तो अमाइंस में आपका क्या आ जाता है, एक अल्काइल ग्रुप आ जाता है। और जितने आपके अल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप आएंगे उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बारे में जान सकते हैं। तो बेसिक नेचर कैसे पता चलता है कि आपका किसी का भी बेसिक नेचर क्या है क्या नहीं। तो हमने इक्विलिब्रियम के अंदर 3 थ्योरीज पढ़ी थी। एक आपका आर्हेनियस पढ़ी थी, दूसरी आपने पढ़ी थी ब्रोंस्टेड लॉरी ब्रोंस्टेड, थर्ड आपने पढ़ी थी लेविस। इन तीनों के अकॉर्डिंग एसिड बेस अलग अलग डेफिनेशंस हैं। एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस। देखो, यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग H+ जो लूज करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। बेस की बात करते हैं तो जो OH- आयन लूज करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, आर्हेनियस बेस कहलाते हैं। बट कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स आए जिनमें OH आयन था ही नहीं, तब उन सब्सटेंस के अकॉर्डिंग कैसे बताया गया कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो पहला जो एसिड की बात करते हैं, जो H+ लूज करेगा वो तो आपका क्या हो गया, एसिड। बट जो आपका H+ गेन करेगा, जो H+ गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, वो आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड H+ लूज करने वाले क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। H+ गेन करने वाले क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। और लेविस के अकॉर्डिंग अब कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स मिले थे जहाँ पे ना तो H+ था ना ही OH आयन था और ना ही H+ गेन करने की टेंडेंसी थी। तब उन कंपाउंड्स में क्या देखा गया, लोन पेयर, जो आपके लोन पेयर होते हैं, जो लोन पेयर क्या करें, एक्सेप्ट करें, क्या करें, एक्सेप्ट करें, तो वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। और जो लोन पेयर क्या कह रहा है, डोनेट कराएं मतलब लूज कराएं, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यदि एसिड की प्रेजेंस में कोई H+ आयन गेन कर रहा है, यदि NH3 की बात करता हूँ एसिड की प्रेजेंस में, तो आपका ये क्या फॉर्मेशन होती है, NH4 पॉजिटिव आयन, मतलब इसने H+ आयन क्या किया है, गेन किया है। तो ये इसका नेचर कैसा है, H+ गेन करने वाला मतलब टेंडेंसी क्या है, बेस। तो ये आपके क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अमाइंस की भी बात करते हैं तो अमाइंस में भी आपका क्या है, H+ आयन यदि एसिड की प्रेजेंस में गेन कर रहे हैं, एसिड तो क्या करेगा, H+ लूज करेगा, और जो गेन कर रहा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, RNH3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, गेन किया है, और गेन किया है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपके ये दोनों आपके क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अब ये चेक करना है कि इन दोनों में से बेसिक नेचर कौन सा ज्यादा होता है, अमोनिया या अमाइंस। तो अमोनिया या अमाइंस के बारे में बात करें तो आपका जो NH3 है और एक RNH2 है, ये R क्या है आपका, अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप आपका क्या शो करता है, +I इफेक्ट। और जितना +I इफेक्ट बढ़ेगा उतनी बेसिक कैरेक्टर आपका क्या करेगा, इंक्रीज। जितना आपका +I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है उतना आपका बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट ध्यान रखना, जितना +I इफेक्ट बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। तो आपकी यदि मैं क्या देखूं, ऑर्डर देखता हूं तो एक टर्सरी बोला जाता है RRR है ना, ये कैसा है, टर्सरी अमाइन, ये कैसा है, टर्सरी अमाइन। तो इसमें कितने अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप है तो इसका +I इफेक्ट ज्यादा होगा, +I इफेक्ट ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा होगा, तो टर्सरी अमाइन का सबसे ज्यादा। देन कौन आ जाएगा, सेकेंडरी अमाइन, देन कौन आ गया, सेकेंडरी अमाइन, और देन कौन आ गया, प्राइमरी अमाइन। मतलब जितने आपके अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतना बेसिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। और अमोनिया के अंदर तो कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है तो ये इनका जो बेसिक कैरेक्टर होगा है बेसिक ही, बट आपका ये क्या होगा, लेस बेसिक होगा। किसकी बजाय, अमाइंस की बजाय, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस की बजाय। तो हम गैसियस फेज की भी बात करते हैं, तो गैसियस फेज में आपका ऑर्डर क्या रहेगा,
गैसियस फेज में अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा बेसिक करेक्टर उतना तो सबसे ज़्यादा किसका होगा टर्सरी का, देन किसका होगा सेकेंडरी का, देन किसका होगा प्राइमरी का, देन किसका होगा अमोनिया का, मतलब NH3 का। ठीक है कि नहीं? तो ये गैसियस फेज का हो गया। अब एक और पॉइंट आता है कौन सा, एक्वस फेज। गैसियस फेज में तो हमने बता दिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट आपका बेसिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब एक्वस फेज की बात करते हैं, तो एक्वस फेज में आपका क्या होगा, एक्वस फेज में आपका क्या होगा, अमाइंस क्या करेंगे, डिसॉल्व होंगे किसके साथ, H2O के साथ, और अंडरगो क्या करेंगे आपका हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब वो जो हाइड्रेशन एनर्जी बनेगी वो किसके थ्रू बनेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करके अमाइंस के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे। वो प्रोटोनेटेड अमाइन फॉर्म क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और रिलीज क्या करते हैं, एनर्जी। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे देखो अब मैं बात कर रहा हूँ किसका, ये तो एक गैसियस फेज हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, एक्वस फेज। एक्वस फेज में आपका यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी अमाइन होता है RNH2, वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, फॉर्मेशन क्या करेगा RNH3 पॉजिटिव, प्रोटोनेटेड अमाइन हो गया। अब वो जो प्रोटोनेटेड अमाइन है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और वाटर के साथ रिएक्ट करके मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और हाइड्रोजन जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उससे क्या होगी, रिलीज होगी क्या, एनर्जी। क्या होगी, एनर्जी जो रिलीज होगी उसी को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। उसी क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जितना ज़्यादा आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी उतना ही कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। तो बेसिक करेक्टर भी उसी का ही क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। देखो RNH3 पॉजिटिव था, NH3 यदि बात करता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे कितनों के साथ बॉन्डिंग हो रही है, H2 की, तीन के साथ। यहाँ पे प्राइमरी अमाइन में कितने के साथ हो रही है, तीन के साथ। सेकेंडरी अमाइन की बात करेंगे तो वहां पे कितने आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन, दो बॉन्डिंग होगी। तो आपकी यहाँ पे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है बॉन्डिंग वाटर के साथ। तो जितनी आपकी वाटर के साथ बॉन्डिंग कम, रिलीज्ड एनर्जी कम, हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या होगी, कम, स्टेबलाइजेशन क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा हो गया, प्राइमरी का, देन किसका हो गया, सेकेंडरी का, देन किसका हो गया, टर्सरी का, देन किसका हो गया आपका, टर्सरी का। तो मेनली ध्यान रखना किसका रहेगा सबसे कम, टर्सरी का, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, एक के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एक के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब आपका ये क्या बन गया, रिलीज एनर्जी बहुत ही कम होगी, और जब रिलीज एनर्जी बहुत कम होगी तो आपका बेसिक करेक्टर आपका उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी प्रोटोनेटेड अमाइन के साथ, उतना आपका क्या होगा, स्टेबलाइजेशन होगा, उतना ही टेंडेंसी क्या होगी, कैटायन की ग्रेटर स्ट्रेंथ हो जाएगी, किसकी, बेसिक स्ट्रेंथ अमाइन की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू एक्वस फेज बात कर रहे थे, तो एक्वस फेज में आपका क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में दो फैक्टर और डिपेंड करते हैं। एक्वस फेज, इन एक्वस फेज आपके तीन फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट डिपेंड भी कर रहा है, सेकेंड आपका कौन सा, स्टेरिक फैक्टर भी डिपेंड कर रहा है, थर्ड आपका कौन सा, सोल्वेशन इफेक्ट भी डिपेंड कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या था, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन जीरो, ये वाला आंसर। स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर आपका क्या होता है, स्टेरिक का मतलब समझिए, स्टेरिक मतलब होता है क्राउडिंग, कितनी क्राउडिंग हो रही है। तो जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी H+ आयन की अटैक करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी, जितनी क्राउडिंग कम होगी H+ अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा क्राउडिंग कम किसमें, प्राइमरी वाले में, सबसे ज़्यादा क्राउडिंग कम किसमें, प्राइमरी वाले में, तो इजी अटैक करने की टेंडेंसी इसमें बढ़ जाएगी। सोल्यूशन इफेक्ट में भी आपका क्या है, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, यही आया था। स्टीरिक फैक्टर में जितना आपका टर्सरी था बेसिक करेक्टर उतना कम होगा, तो प्राइमरी का होगा, देन सेकेंडरी का होगा, देन किसका होगा, टर्सरी का होगा। यहाँ पे देखो ये तीन फैक्टर लगते हैं, बट जो इन एक्वस फेज अमाइंस का जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ अमाइंस,
इन मिथाइल अमाइन, मिथाइल ग्रुप के साथ, और दूसरा एक ऑर्डर आता है कौन सा, इथाइल ग्रुप के साथ। तो वो क्या देखा जाता है, आपका मिथाइल ग्रुप की बात करते हैं तो 2130 दिखा जाता है, और इथाइल के साथ क्या देखा जाता है 2310। तो यहाँ पे सेकेंडरी कैसे आ गया, ये पॉइंट ध्यान रखना। देखो प्लस आई इफेक्ट के कारण कौन था, टर्सरी था। स्टीरिक और सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण कौन था, प्राइमरी था। बट सेकेंडरी तो अपनी पोजीशन पे फिक्स था, तो इसीलिए आपका सेकेंडरी का जो बेसिक नेचर है वो सबसे ज़्यादा रहती है, प्राइमरी और टर्सरी की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की बात करते हैं तो मिथाइल ग्रुप में प्राइमरी की सबसे ज़्यादा हुई है, टर्सरी की कम हुई है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इन एक्वस फेज में ये पॉइंट ध्यान रखना कि यहाँ पे स्टीरिक फैक्टर आपका क्या हो गया है, प्रोनाउंस्ड हो गया, मतलब आपका प्रीडोमिनेट कर गया है किससे, प्लस आई इफेक्ट से। और यहाँ पे इथाइल ग्रुप के अंदर कौन सा, प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया है, डोमिनेट कर गया है स्टीरिक फैक्टर और सॉल्वेशन इफेक्ट से। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, याद करने का तरीका क्या है, इथाइल मतलब बड़ा, तो सेकेंडरी के बाद कौन सा आएगा, बड़े वाला अमाइन ग्रुप आपका क्या होगा, मोर बेसिक होगा। मिथाइल ग्रुप क्या है, छोटा, तो छोटे सेकेंडरी के साथ में प्राइमरी कौन सा है, छोटा, तो सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आएगा, देन टर्सरी, देन अमोनिया। यहाँ पे इथाइल ग्रुप में क्या आएगा, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी एंड जीरो। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, मिथाइल ग्रुप में 2130 रहता है 2130, और इथाइल ग्रुप में क्या रहता है 2310। तो ये पॉइंट कैसे याद रखना है आपको, इथाइल क्या है, ग्रुप बड़ा, बड़ा है तो मतलब टर्सरी अमाइन आपका क्या है होगा, मोर बेसिक होगा किससे, प्राइमरी अमाइन से। मिथाइल क्या है, छोटा, तो छोटा आपका अमाइन ग्रुप क्या होगा, मोर बेसिक होगा टर्सरी से। तो ये आपका क्या था, बेसिक कैरेक्टर था। अब इस बेसिक कैरेक्टर, ये तो हमारा कैसा हो गया, एक्वा स्पेस और कैसे स्पेस, बेसिक स्ट्रेंथ। यदि बात करते हैं किसके बारे में, आपके एलिफैटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन के अंदर, बेसिक कैरेक्टर किसके अंदर बात कर रहे हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन के अंदर। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन के अंदर यदि बात कर रहे हैं तो देखो एलिफैटिक अमाइन कौन से होंगे, CH3, CH2, NH2, और एरोमेटिक अमाइन क्या होंगे, जिसमें आपका बेंजीन रिंग किसके साथ कनेक्ट हो जाए, NH2 के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाए। दोनों के पास क्या है, दोनों के। यहाँ पे ये बात करते हैं एलिफैटिक जो चेन होती है वो क्या शो करती है, प्लस आई इफेक्ट शो करती है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, मतलब आपका बेंजीन रिंग कैसा नेचर का शो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की तरह शो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की तरह शो हो रहा है। तो ये जो लोन पेयर थे, अब डोनेट करने, हाइड्रोजन को गेन करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं, लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहे हैं ओवर द बेंजीन रिंग। ओवर द बेंजीन रिंग आपके डिलोकलाइज होंगे तो टेंडेंसी क्या नहीं होगी, लोन पेयर डोनेट करने की, और लोन पेयर डोनेट मतलब आपका क्या कहलाता था, बेसिक नेचर। तो यहाँ पे डोनेट करने की टेंडेंसी खत्म, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी खत्म। तो टेंडेंसी खत्म होते ही आपका यहाँ पे बेसिक नेचर भी आपका क्या हो जाएगा, कम, बेसिक नेचर भी आपका क्या हो जाएगा, कम। ये आपका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो यहाँ से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज हो रहे हैं, किसमें, ओवर द बेंजीन रिंग, किसमें डिलोकलाइज हो रहे हैं, ओवर द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे इसका जो बेसिक नेचर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लस आर इफेक्ट। NH2 कैसा शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट के कारण इसका बेसिक कैरेक्टर आपका क्या हो गया है, डिक्रीज। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, आर इफेक्ट तो शो नहीं कर रहा, बट ये शो क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर भी उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर भी उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो बेसिक मोर कौन होगा, एलिफैटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एलिफैटिक अमाइन, किसके कारण, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लस आर इफेक्ट। तो ये आपका था बेसिक नेचर के बारे में। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन सबसे पहली बात करते हैं, तो रिएक्शन में अब मेन आएगा, क्योंकि हमने बेसिक कैरेक्टर पढ़ लिया, तो अब फटाफट हम क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की। तो सबसे पहला जो पॉइंट कर रहे हैं तो वो किसके साथ कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड के साथ। किसके साथ, रिएक्शन विद एसिड। तो रिएक्शन विद एसिड, कोई भी अमाइंस है,
आपका मैंने क्या लिया अमाइंस, और उसकी रिएक्शन मैंने क्या कर दी एसिड के साथ, तो एसिड क्या करेगा H+ लूज करेगा, और ये जो कंपाउंड है वो क्या कर लेगा गेन कर लेगा, और गेन करते ही आपका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा RNH3 पॉजिटिव। तो ये आपका क्या कर रहा है अल्काइल अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, साथ में Cl नेगेटिव। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। क्या है आपका अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। यदि मैं बात करता हूँ बेंजीन के साथ भी, तो बेंजीन के साथ भी आपका क्या होगा NH2 और रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ, तो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन तो क्या करता है एसिड की प्रेजेंस में NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये जो फॉर्मेशन हुई ये आपकी कैसी है एनिलीनियम आयन की, ये क्या है एनिलीनियम आयन, ये क्या है एनिलीनियम आयन, या बोल सकते हो एनिलीनियम क्लोराइड। तो ये एल्काइल एसिड मतलब अमाइंस जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं फॉर्मेशन क्या करेंगे साल्ट की फॉर्मेशन करेंगे, मतलब अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एनिलीनियम साल्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जो सेकेंड रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद मेटल आयंस। अब हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, पहला एसिड के साथ कर चुके, अब हम किसके साथ करेंगे मेटल आयन के साथ। अब किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल आयन। देखो हमने एसिड के साथ रिएक्शन कर ली, अब हम मेटल के साथ करेंगे। मेटल आपका क्या है, जैसे मैंने क्या कहा कोई भी मेटल ले लिया और उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी RNH2 के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवा दी RNH2। तो मेटल आयन ले लो, मेटल आयन की भी बात करें तो जैसे मैंने ले लिया AgCl, क्या ले लिया AgCl, मेटल क्लोराइड ले लिया। तो मेटल क्लोराइड की अब रिएक्शन करवाता हूँ, तो मेटल क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ RNH2 के साथ। तो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, जितने भी हैं AgRNH2, यहाँ पे क्या हो रहा है RNH2 के साथ रिएक्ट होके आपकी फॉर्मेशन क्या कर रहा है पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब मेटल के साथ रिएक्ट करके आपकी फॉर्मेशन यहाँ पे क्या कर रहा है मेटल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे भी साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये AgNH3 की ट्वाइस RNH2 की ट्वाइस पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये फॉर्मेशन होगी किसकी रिएक्शन विद मेटल आयन, रिएक्शन विद मेटल आयन। अब थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहले हमने कौन सी पढ़ी थी मेटल की किसके साथ रिएक्शन पढ़ी थी हमने, अरे अभी अभी पढ़ी थी, कौन सी थी अमाइंस की एसिड के साथ। सेकंड किसके साथ करी है अमाइंस की मेटल आयन के साथ। मेटल आयन के बाद अब हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मेटल आपका RNH2 है और RNH2 की किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं कार्बोनिल क्लोराइड के साथ। जैसे मैंने किसके साथ करवा दी कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड कौन सा है COCl। तो अब देखो ये किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ मेटल विद कार्बोनिल क्लोराइड, और कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। तो ऐसे समझो RNHCl, याद करने का तरीका ये है। तो यहाँ पे आपका रिलीज ऑफ क्या हो जाएगा HCl, रिलीज ऑफ HCl हो गया तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी RNHCOR। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, इस ग्रुप को CONH आपका जो बॉन्ड बोला जाता है वो कौन सा होता है, आपने प्रोटीन्स के अंदर देखा होगा क्या होता है प्रोटीन्स के अंदर CONH बॉन्ड आपका वो क्या कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड की तरह कहलाता है। प्रोटीन्स के अंदर की बात करें तो ये अमाइड हो गया। तो यहाँ पे ये आपका क्या फॉर्मेशन हो रही है अमाइड की फॉर्मेशन हो रही है CONH। तो अमाइड की फॉर्मेशन हो गई, अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये कब हुआ जब कार्बोनिल क्लोराइड को अमाइंस के साथ रिएक्ट करवाया, फॉर्मेशन क्या करेगा RNHCOR। तो वो अल्काइल अमाइड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखो आगे चलते हैं अगली रिएक्शंस में। देखो यहीं पे स्किप्स बेस के साथ जैसे मैंने क्या कहा एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ एल्डिहाइड के साथ RNH2। अब ये जो रिएक्शन है इसको ऐसे लिख सकता हूँ RNH2। यहाँ पे जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होता है तो ये देखो किसी फॉर्मेशन कर रहा है RCH डबल बॉन्ड NR, और ये आपका क्या कहलाता है इमाइन कहलाता है ना। और जब सब्स्टिट्यूटेड इमाइन हो, ये कैसा है सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल वाला सब्स्टिट्यूटेड इमाइन को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नाम दिया था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जब रिएक्शन पढ़ रहे थे अमाइंस की,
अल्डिहाइड के साथ, तो इसको एक नाम दिया था, क्या दिया था, स्किप्स बेस। क्या नाम दिया था, स्किप्स बेस। तो ये आपका क्या हो गया, स्किप्स बेस की भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो मतलब ये आपकी क्या होगी, फोर्थ रिएक्शन होगी। मतलब कब, जब हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई, रिएक्शन विद एल्डिहाइड, रिएक्शन विद एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं, तो आप क्या का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इमाइन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इमाइन भी कौन सा, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, इसी को हम क्या कहते हैं, स्किप्स बेस। यहाँ पे हमने किसके साथ करवाई थी, रिएक्शन विद कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये फोर्थ रिएक्शन हो गई। फिफ्थ रिएक्शन के ऊपर हम यदि चलते हैं, तो आपकी एक रिएक्शन देखी है किसमें, यही कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शन देखी है। कार्बोनिल क्लोराइड में हमने एक देखी थी कैसी, एलिफैटिक कार्बोनिल क्लोराइड। अब यदि मैं यहाँ पे एक रिएक्शन दे दूँ RNH2 Cl C डबल बॉन्ड O, अब अटैचमेंट किसके साथ कर दिया, बेंजीन के साथ। किसके साथ कर दिया, बेंजीन के साथ। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। और बेंजोइल क्लोराइड जब अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो इसको ऐसे बनाइए, H याद करने का तरीका, HCl रिमूव, फॉर्मेशन क्या कर देगा, RNH C डबल बॉन्ड O बेंजीन। तो ये जो प्रोडक्ट बना वो बेंजोइलेशन प्रोडक्ट बना, और इसी रिएक्शन को नाम भी दिया जाता है, कौन सी, बेंजोइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, बेंजोइलेशन रिएक्शन। तो बेंजोइलेशन कब हुआ, जब हमने अमाइंस को किसके साथ रिएक्ट करवाया, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया। बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो बनाया क्या आपका, ये क्या बना रहा है, बेंजोइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है। इसी रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया है, बेंजोइलेशन। क्या नाम दिया है, बेंजोइलेशन रिएक्शन। क्या नाम दिया है, बेंजोइलेशन रिएक्शन। और बेंजोइलेशन में आपका देखो, यदि C डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड भी बेंजाइल डिहाइड के साथ रिएक्ट करवा देते हो, NH2 पूरा ग्रुप हट जाता, तब हमारा क्या बनता, बेंजाइल अमाइन की फॉर्मेशन होती। तो ये तो आपके क्या हो गई, बेंजोइलेशन रिएक्शन हो गई। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या थी, एक कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पढ़ी, कार्बाइल अमाइन देखो, ये तो फिफ्थ रिएक्शन थी, एक कार्बाइल अमाइन आई, मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन में आपका क्या होता है, अमाइन रिएक्ट करता है किसके साथ, Br2KOH के साथ, नहीं किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट जब भी करता है तो फॉर्मेशन क्या करता है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, आइसोसाइनाइड की। और आइसोसाइनाइड की कैसे कन्फर्मेशन मिलेगी, इसमें फॉल स्मेल आती है। जब भी इसकी फॉर्मेशन होगी तो क्या आएगी, फॉल स्मेल। तो आपका जब भी अमाइन, प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, फॉर्मेशन क्या करेगा, RNC, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो अल्काइल आइसोसाइनाइड की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी रिएक्शन को स्पेसिफिक नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, क्या, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अब बात करते हैं एक और रिएक्शन की। तो अब हम अल्काइल अमाइन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, नाइट्रस एसिड के साथ। तो ये हमारी कौन सी होगी, कार्बाइल अमाइन। अब रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूँ, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2, और वो फॉर्मेशन किससे होता है, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। आपने एनिलीन की रिएक्शन देखी होगी, डाइजोटाइजेशन। जब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एनिलीन लिया NH2 और इसकी रिएक्शन NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन करवाता हूँ, तो आपका बनता क्या है, HNO2 की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन क्या होगी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फॉर्मेशन किसकी होती है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को दूसरे कॉपर साल्ट, कॉपर पाउडर, Ki या बॉम्बा H2O के साथ रिएक्ट करवा के हम डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट यदि अल्काइल अमाइन लेते हैं, CH3NH2
रिएक्ट विद HNO2 मतलब आपके NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, वो ध्यान रखना नाइट्रस एसिड के साथ जब भी अल्काइल अमाइन रिएक्ट होगा फॉर्मेशन क्या करेगा ROH। और वो कैसे फॉर्मेशन करता है, देखो यहाँ पे मैंने बात की तो CH3N2 पॉजिटिव Cl फॉर्मेशन करेगा, बट ये आपका क्या होगा अनस्टेबल, और जो वाटर साथ में निकला था उसी के साथ ही रिएक्ट करके ये फॉर्मेशन क्या कर लेता है अल्कोहल। ये पॉइंट ध्यान रखना कि एलिफेटिक अमाइन जब भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे अल्कोहल, बट यहाँ पे जो बेंजीन एनिलीन है वो HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, बट ये आपका क्या रहता है स्टेबल, और ये स्टेबल रहता है तो आपकी डिफरेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। एक कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एक आपकी क्या थी कॉपर साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एक क्या देखी KI के साथ रिएक्शन देखी, एक आपने किसके साथ देखी वार्म H2O के साथ, हेलो एरिन के अंदर देखी है वार्म H2O के साथ, एक और रिएक्शन किसके साथ देखी HbF4 के साथ। इन सभी में अलग अलग देखो कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करता है तब भी आपका क्या बनाता है क्लोरोबेंजीन, क्या बनाता है क्लोरोबेंजीन। कॉपर साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ भी बना रहा है तो भी क्या बना रहा है क्लोरोबेंजीन। KI के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आयोडोबेंजीन, क्या फॉर्मेशन करता है आयोडोबेंजीन। वार्म H2O के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन क्या करता है फिनोल, किसकी फॉर्मेशन कर रहा है फिनोल। तो ये फिनोल में देखिए HbF4 वाली रिएक्शन मतलब फ्लोरिनेशन के लिए डायरेक्ट हम फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकते, तो हमारा एक क्या है रिएक्टेंट है HbF4 हाइड्रोबोरोफ्लोरिक एसिड, उससे हम फॉर्मेशन क्या करवा सकते हैं फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इसी रिएक्शन को हमने नाम दिया था बाल साइमन रिएक्शन, बाल साइमन रिएक्शन। Cu2Cl2 वाली कौन सी थी सैंडमेयर, कौन सी थी सैंडमेयर रिएक्शन। ये कौन सी थी आपकी गेटरमैन रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शन भी याद रखना है। तो सैंडमेयर रिएक्शन हो गई, गेटरमैन रिएक्शन हो गई, बाल साइमन हो गई। यहाँ पे एलिफेटिक अमाइन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टमक कर लो कि एलिफेटिक अमाइन जब भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है फॉर्मेशन क्या करेगा अल्कोहल की, क्योंकि गलतियां ये कर जाते हैं कि जैसे एनिलीन की HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन डाइसोनियम साल्ट बनाता है, वैसे ही ये बनाता तो है आपका अल्काइल डाइसोनियम साल्ट, बट वो क्या होता है अनस्टेबल, और वो उसी वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन क्या कर लेता है अल्कोहल की, वो क्या कर लेगा अल्कोहल की। अब हम रिएक्शन करते हैं एक और किसके साथ, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड हो गया, आपका कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हो गया। एक रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ, रिएक्शन विद हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ। हेंसबर्ग रिएजेंट पहले आप ये नोट डाउन करें, नोट डाउन हो गया। अब आगे चलते हैं, रिएक्शन किसके साथ करनी है, हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ। ये पॉइंट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेंसबर्ग रिएजेंट। ये टेस्ट भी यूज होता है, रिएक्शन विद हेंसबर्ग रिएजेंट। ये आपका क्या होता है C6H5SO2Cl, ये होता है हेंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये पॉइंट ध्यान रखना, बेंजीन जो सल्फोनाइल क्लोराइड होता है वो अमाइंस की डिस्टिंग्विश में काम आता है, मतलब डिफरेंशिएट करने के काम आता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस के लिए। प्राइमरी अमाइंस यदि बेंजीन डाइसोनियम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा सल्फोनामाइड प्रोडक्ट बनेगा वो आपका सोल्यूबल होता है NaOH के साथ, मतलब एल्कली के साथ सोल्यूबल होगा, तो हमारा क्या होगा प्राइमरी अमाइन। यदि आपका देखो मैं इसीलिए से ही कंफर्मेशन दे देता हूँ तीनों, यदि आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे किसके साथ करेगा सेकेंडरी अमाइन के साथ, यहाँ पे किसके साथ करेगा टर्सरी अमाइन के साथ, प्राइमरी अमाइन। जब भी प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट कराएगा तो आपका फॉर्मेशन क्या करेगा RNHSO2 और बेंजीन। तो ये जो बना ये क्या बना
ये क्या बना, सल्फोनामाइड। और ऐसे लिख सकते हैं कंप्लीट एकदम नाम लिखना है आईयूपीएसी, तो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या बना है, बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और जो क्या होता है, विच इज सोल्यूबल इन एल्कली, विच इज सोल्यूबल इन एल्कली, ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है एल्कली के अंदर। दूसरी की बात करते हैं, सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं। तो सेकेंडरी अमाइन जब भी आपका इसके साथ रिएक्ट करेगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा इस प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या है, एन एन। जब दो अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं तो दो बार एन यूज किया गया, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। आपकी ये सल्फोनामाइड क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज होती है बायो के अंदर। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर आते हैं आपके सल्फोनामाइड, और ये जो सल्फोनामाइड होंगे, जो एन एन डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड होंगे, वो क्या होंगे, विच इज इनसोल्यूबल, क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल इन एल्कली, तो ये एल्कली के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे। थर्ड जो होता है बेंजीन सल्फोनामाइड क्लोराइड, जो आपका टर्सरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, तो टर्सरी अमाइन होता क्या है, RNR। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो मतलब रिएक्ट करेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या रहती है, नो रिएक्शन। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका हैंसबर्ग रिएजेंट के साथ तीनों अमाइंस को डिफरेंशिएट करने का तरीका कौन कौन सा है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करके जो सल्फोनामाइड बनता है वो आपका क्या होगा, सोल्यूबल होगा एल्कली के अंदर। सेकेंडरी अमाइन जो रिएक्ट करेगा तो जो सल्फोनामाइड बनेगा वो आपका क्या होगा, इनसोल्यूबल इन एल्कली। टर्सरी अमाइन जो होगा वो आपका क्या होगा, नो रिएक्शन शो करता है। तो C6H5COS2Cl को हम ऐसे बना सकते हैं, याद रखना। ये क्या है, हैंसबर्ग रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं, हैंसबर्ग रिएजेंट। तो आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने का तरीका क्या है, आपका हैंसबर्ग रिएजेंट। तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के अंदर। ये क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के अंदर। तो ये आपकी हैंसबर्ग रिएजेंट की हो गई। और करना चाहें तो एनिलीन का हम अलग से एक और वीडियो बना देंगे, जिसके अंदर एनिलीन की आपकी रिएक्शंस आ जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन्स की, अमाइंस के ही, एरोमेटिक अमाइंस की आ जाएंगी किसके अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये सारी वीडियो किसकी, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी थी, अमाइंस की रिएक्शंस थी। ओके, आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू।